देख रहे हैं समा, मैं हूं रमज़ईम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर से। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया, जिनके कब्जे से जदीद असलहा, दस्ती बम, पानी की बोतलें और चने मिले हैं। फायरिंग के तबादले में सब इंस्पेक्टर शाहिद और 3 गार्ड शहीद हो गए। 4 बुज़दिल दहशतगर्द पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने 8 मिनट में खड़े ना रह सके। आपको बताते चले, कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा आज नाकाम बनाया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, जिनके कब्जे से जदीद असलहा, दस्ती बम, पानी की बोतलें और चने मिले हैं। फायरिंग के तबादले में सब इंस्पेक्टर शाहिद और 3 गार्ड भी शहीद हो गए। 4 बुज़दिल दहशतगर्द पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने 8 मिनट भी खड़े ना रह सके। AKD सिक्योरिटीज के चेयरमैन अकील करीम ढेरी कहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला भारत ने कराया। हाल ही में चीन से सरहद पर मार खाने के बाद उसने पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। भारत सीपैक पर हमलावर हो रहा है और ये हमला भी इसीलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक में चीन की सरमायाकारी है। और साथ में आपको ये भी बताते चले, हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद ने उनसे बात की है। क्या बात की है, आइए देख लेते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जो दहशतगर्दों का हमला है वो नाकाम बना दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं AKD के चेयरमैन अकील करीम ढेरी। उनसे मजीद बात करेंगे क्या अज़म है और ये जो हमला हुआ है इसके पीछे असल में है कौन, किसका हाथ है। पूरी दुनिया को पता है कि ये हमले के पीछे कौन हो सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में चाइना की इन्वेस्टमेंट है और चाइना की इन्वेस्टमेंट है और चाइना के खिलाफ इस मुल्क ने अटैक करने की कोशिश की थी और बहुत बड़ी मार खा के वो भाग गए थे। अब उसका रिएक्शन था और वो रिएक्शन भी उनका कंप्लीट नाकाम हो गया। आज इन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को हमला करके सीपैक को सबोताज करने की कोशिश की है और मैं समझता हूँ चाइना और पाकिस्तान मुल्क मिलके इस दहशतगर्दी को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। कौन सा बुज़दिल मुल्क है जिसके हमारे चंद एहलका सिपाहियों ने जो है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं समझता हूँ सिवाय इंडिया के हमारा और कोई दुश्मन नहीं है और चाइना का भी इंडिया दुश्मन है। तो आप ये सोच लें कि ये पाकिस्तान चाइना की इन्वेस्टमेंट है स्टॉक एक्सचेंज और उसके ऊपर हमला हिंदुस्तान ने किया है। बुज़दिल दुश्मन है, मासूम अवाम पे हमेशा वो हमला करता है और मैं समझता हूँ इस तरह की दहशतगर्दी पाकिस्तान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और कभी भी कामयाब नहीं होने देगा इंशाअल्लाह ताला। आपने बात सुनी AKD के चेयरमैन अकील करीम ढेरी की और उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि जिस तरह हमारे चंद सिपाहियों ने जो है वो पड़ोसी मुल्क भारत है उसको जवाब दिया उसकी दहशतगर्दी का, इसी तरह जो है वो हमारे जो फौजी हैं, हमारे जो सिपाही हैं वो तैयार हैं और इसी तरह की दहशतगर्दी को हमेशा नाकाम बनाते रहेंगे। जी सलमान अहमद अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं मुसल्लह अफवाज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। जिस तरह पहले दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले के मास्टरमाइंड तक भी पहुंचेंगे और उन्हें अंजाम तक पहुंचाएंगे। चंद दहशतगर्दों ने जो कि आम थे राशन कोफ और ऑटोमेटिक के साथ, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के ऊपर हमला किया। वो पहले पार्किंग लॉट में आए और वहाँ से अंदर दाखिल होने की कोशिश की। उस वक्त लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने उनका मुकाबला किया और जो ही पहला दहशतगर्द अंदर दाखिल होने की कोशिश की वो मार दिया गया। लेकिन उसके बाद उसके साथी जो थे वो भी अंदर घुस आए। फायरिंग के तबादले में वो 4 दहशतगर्द जो है वो भी कैफे किरदार को पहुँच चुके हैं। चंद हमारे अफराद 4 बताई जा रही है तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के आदमी वो भी शहीद हुए और इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी क्लियरेंस हो जाएगी। ये जो दहशतगर्द थे, जैसे कि पहले लोगों को, उनके ठिकानों को, उनके मास्टर्स माइंड को, उनके बेसिस को लॉ एनफोर्सिंग और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तबाह किया है, इसी तरह इनको भी कैफे किरदार तक जाया जाएगा। जो इनके मास्टर माइंड हैं उन तक भी पहुंचा जाएगा। भारत कश्मीर की खिफत मिटा रहा है। भारत एक बार फिर डोरियां हिला रहा है। मुल्क दुश्मनों सुन लो, पाकिस्तान फिर भी आगे ही जा रहा है। दुश्मन का हमला चंद मिनटों में नाकाम बना दिया गया।
और इसी पर तजिया भी ले लेते हैं। हमारे साथ अदनान आदिल और अहमद वली साहब मौजूद हैं। अदनान आदिल साहब, आज कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला नाकाम बनाया गया है। यकीनन एक बहादुरी का काम किया गया है हमारे जवानों की जानिब से। आप नहीं समझते जिस तरह के ये हमले किए जा रहे हैं तो किसी दुश्मन मुल्क की एजेंसी की मदद के बगैर ये हमला नहीं हो सकता? अब जो सहूलतकार है उनका तयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। 100% ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इंडिया ने एक प्रॉक्सी वॉर शुरू की हुई है और अफ़गानिस्तान को उसका मरकज़ बनाया हुआ है, उन्हीं का ये काम है। और कल हमने देखा था कि अफ़गानिस्तान में कंधार में BLA के एक कैंप में कुछ लोग मारे गए थे और ये तवक्को की जा रही थी कि BLA जो है वो पाकिस्तान में जवाबी कोई कार्रवाई करेगा, तो उन्होंने फ़ौरन ही एक रोज़ में ये कार्रवाई की है। हमें ये देखना होगा कि इतना असलहा वो कैसे लाने में कामयाब हो गए। कराची में इतना बड़ा शहर है, जगह जगह हैं, फिर उनके सहूलतकार कौन हैं, उनके फैसिलिटेटर्स कौन हैं। ठीक है कि उनके मिलिटेंट्स अफ़गानिस्तान में हैं या मुल्क से बाहर हैं, उनको फंडिंग इंडिया से मिल रही है। न्यू दिल्ली में बलूचिस्तान हाउस बना दिया गया है ताकि उनको फंडिंग दी जा सके, उनसे रब्ता किया जा सके। तो उसके पाकिस्तान में, कराची में और पाकिस्तान के अंदर वो कौन लोग हैं जो उनको मदद फराहम कर रहे हैं ये सारी एक्टिविटी करने में? ये बड़ा सीरियस मामला है। उन्होंने पाकिस्तान का जो एक नर्व सेंटर है, जो इकनॉमिक हब है, जो मरकज़ है, जैसे कि अभी अकील करीम डैडी कह रहे थे कि चाइना की इन्वेस्टमेंट है हमारी स्टॉक मार्केट में, उसको निशाना बनाया है। और सलाम है उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान का नजराना दिया। देखिए कि पुलिस वाले भी इसमें शहीद हुए हैं और एक सिक्योरिटी एजेंसी, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के 2 गार्ड्स भी शहीद हुए हैं। पहले उन्होंने दहशत गर्दों को इंगेज किया, तो हमें उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनके ख़ानदान वालों के हम ममनून हैं, उनका ये हम पर एहसान है कि उन्होंने पूरे मुल्क को एक बड़े साने से बचाया। वरना अगर वो अंदर जाने में इमारत के कामयाब हो जाते तो जितना उनके पास राशन था, खाने पीने का सामान, दस्ती बम, गोलियां, जदीद असलहा, तो वो बहुत ज़्यादा जानी नुकसान कर सकते थे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम उस नुकसान से बच गए। लेकिन अब हमें अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि इतना भी वो करने में कामयाब ना हो सके। और हमें इंडिया के बारे में एक अग्रेसिव पोस्टर लेने की ज़रूरत है। अगर उन्होंने बलूचिस्तान हाउस बनाया तो हम खालिस्तान हाउस बनाए। हम अब उनकी जो सिखों की जिद्दोजहद आज़ादी है, खुलकर हमें उसकी हिमायत करनी चाहिए और उसे कश्मीर से लिंकअप करना चाहिए। ठीक है, एग्रेसिव पोस्चर जो है वो लेने की ज़रूरत है। अहमद वली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद वली साहब, जिस तरह का ये हमला किया गया, आप नहीं समझते कि रॉ फंडेड तंजीमों के तरीके से ये मुमासलत रखता है? और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया, मईशत पर हमला किया, लेकिन पहले भी मुँह की खाई है, आज जो हमला किया इसमें भी मुँह की खाई और आइंदा भी खाते रहेंगे, ये पैगाम वाज़ेह तौर पर दुश्मनों को चला गया है। देखिए, हमारी जो सबसे ज्यादा मुखालफत, दुश्मनी वो है भारत के साथ। ऑब्वियसली भारत जो है वो हमेशा से चाहता है कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाया जाए, वहां पे अमन अमान का मसला क्रिएट किया जाए। तो ये चीज तो ऑब्वियसली भारत ने करनी ही करनी है। ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है उसको काउंटर कर रहा है और काफी सारे, जैसे अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी डीजी रेंजर्स और पुलिस ऑफिशियल्स की, तो उसमें ये भी बताया गया कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिजाइन जो हैं वो नाकाम बनाए हैं, बहुत सारे ऐसे मंसूबे उन्होंने नाकाम बनाए हैं जो इस तरह से सिटीज के ऊपर अटैक होना थे, उन्होंने बचा लिया पाकिस्तान को। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी काबिशें हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज की और पुलिस की। तो मेरा ख्याल है कि इसी तरह से पाकिस्तान को जरा मजीद स्ट्रेंथन होना पड़ेगा। पाकिस्तान को अगर मुआशी तौर पर स्ट्रेंथन होना है तो इस तरह की जो नाकाम उनकी कोशिशें हैं कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर किया जाए, उसको भी हमें नाकाम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान मुआशी तौर पर स्ट्रांग होता है तो वो भारत और बाकी जो हमारे मुखालिफ मुल्क हैं, दुश्मन मुल्क हैं, उनके लिए नाकामी है। तो इस तरह से पाकिस्तान जो है वो अपने जो अंदर अमन की कोशिशें हैं उसमें कामयाब होगा। बॉर्डर के ऊपर खास तौर पे सूबों में जब मूवमेंट होती है, दूसरे तरफ लोग जो हैं मूव करते हैं, जैसे बलूचिस्तान से सिंध की तरफ, पंजाब की तरफ, तो वहां पे हमें चेक्स जो हैं वो जरा ज्यादा स्ट्रांग रखना पड़ेंगे ताकि इस तरह के जो भी मंसूबे बने उनको हम नाकाम बना सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान आदिल साहब। अहमद वली साहब, इस हवाले से आप तजिया दे रहे थे। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं कौमी असम्बली के इजलास में, जहां बजट की मंजूरी का अमल जारी है। आप तो रूल्स के बड़े वक्त करते हैं, रूल्स के खिलाफ है ये, रूल्स के खिलाफ है। बैनर हटा दे प्लीज, ये बैनर हटा दे, रूल्स के खिलाफ है जी। नो द क्वेश्चन डेट द अमेंडमेंट इज मूव्ड बी अडॉप्टेड। ऑल दोज इन फेवर से आए, ऑल दोज अगेंस्ट से नो।
I think ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 10 stand omitted. G. Amendment of new clause. There is a new amendment standing in the name of Minister for Industry and Production for addition of new clause. I'd like to move that in the Finance Bill 2020 as introduced in the National Assembly, after clause 10 omitted as aforesaid, the following new clause shall be added, namely the Tax Laws Amendment Ordinance 2021 of 2020 is hereby repealed. Now I have put the amendment as moved by Minister for Industry and Production. The question date amendment is moved to be adopted. All those in favor say aye. All those that say no. I think ayes have it, and consequently amendment is adopted. The first schedule, the question date, first schedule do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those that say no. I think ayes have it, and consequently first schedule stand part of the bill. Clause 1 preamble and title. The question date, clause 1 preamble and title to stand part of the bill. All those in favor say aye. All those that say no. I think ayes have it, and consequently clause 1 preamble and title stand part of the bill. Item number 3, Muhammad Azhar Sahab. Muhammad Hamid Azhar Sahab. Where is I'd like to move that a bill to give effect to the financial proposals of the federal government. I'd like to move that a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2020 and to amend certain laws, the Finance Bill 2020 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to give effect to the financial proposal of federal government for the year beginning on the first day of July 2020 and to amend certain laws, the Finance Bill 2020 be passed. All those in favor say aye. All those that say no. I think ayes have it. Consequently, the motion adopted and the bill is passed. कल अभी आप लोगों ने हाजिरी पूरी देनी है इंशाअल्लाह ताला दे दे मुझे कौमी असम्बली का इजलास और ऐसे में बजट जो है वो मंजूर कर लिया गया। फाइनेंस बिल के सेक्शन 9 पर वोटिंग की गई और फिर ऐवान में हुकूमत के 160 अरकान जो है वो मौजूद हैं। शिकवार मंजूरी इस वक्त जारी है। अपोजिशन के 119 अरकान मौजूद है और इस वक्त आप मनाज़िर भी देख सकते हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान वो भी ऐवान में मौजूद है। अहम इजलास कौमी असम्बली का फाइनेंस बिल जो है वो यहाँ पर मंजूर कर लिया गया है। इस वक्त मनाज़िर आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को देखा जा सकता है स्क्रीन पर कौमी असम्बली के इजलास में आए और यहाँ पर जो कार्रवाई बजट की जो कार्रवाई थी उसको देखा उन्होंने। इस वक्त मिल रहे हैं तमाम अरकान से और वापस जा रहे हैं क्योंकि अब ये इजलास जो है वो ख़त्म हो चुका है। फ़ाइनेंस बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया है। ऐवान में हुकूमत के तकरीबन 160 अरकान मौजूद थे। इसके अलावा अगर अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन के 119 अरकान मौजूद। फ़ाइनेंस बिल के सेक्शन 9 पर वोटिंग कामिल हुआ। ऐवान में हुकूमत के 160 अरकान मौजूद और अपोजिशन के 119 अरकान मौजूद रहे। कौमी असम्बली ने फ़ाइनेंस बिल मंजूर कर लिया है। बजट माली साल 2020-21 की हतमी मंजूरी दे दी गई है। अपोजिशन के 119 अरकान जो है यहाँ पर मौजूद रहे और अगर हुकूमत की बात की जाए तो ऐवान में हुकूमत के 160 अरकान मौजूद थे लेकिन कौमी असम्बली में फ़ाइनेंस बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया है। बजट माली साल 2020-21 की हतमी मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी इस इजलास में शरीक रहे और ये जो तमाम प्रोसेस था इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने ये तमाम तर प्रोसेस देखा भी। ऐवान में हुकूमत के तकरीबन 160 अरकान मौजूद थे जबकि अपोजिशन की अगर बात की जाए तो अपोजिशन के 119 अरकान मौजूद
मौजूद रहे। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया है। बजट माली साल 2020 और 21 की हतमी मंजूरी दे दी गई है। अपोजिशन जो है वो बिल की मंजूरी रोकने के लिए उन्होंने काफ़ी हिकमत अमली भी अपनाई थी और काफ़ी तनकीद का भी जो है वो निशाना बनाया गया था इस बजट को, और उनकी जानिब से ये कोशिश की गई थी कि ये मंजूर ना होने दिया जाए। लेकिन यहाँ पर हुकूमत के अरकान 160 अरकान मौजूद रहे और अपोजिशन के 119 अरकान मौजूद रहे। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया। बजट माली साल 2020-21 की हतमी मंजूरी दे दी गई। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। खालिद अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद अजीम साहब, ऐवान में हुकूमत के 160 अरकान मौजूद रहे, अपोजिशन के 119 अरकान मौजूद रहे, अपने अरकान पूरे ही ना कर सकी अपोजिशन। लेकिन ये बहुत रेयर होता है कि जो कभी भी जो बजट है वो इस अंदाज में मुस्तरद हो जाए, और वो उसी सूरत में होता है कि बहुत ही कमज़ोर कोई हुकूमत हो। मेरा ख्याल है कि इत्तेहादियों के अलग होने के बावजूद, उनके जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है उसके अलग होने के बावजूद उनके पास इतनी अक्सरियत थी कि वो बआसानी बजट मंजूर कर लेते। अलबत्ता एक खदशा ज़रूर होता है और उसी के पेश नज़र हुकूमत की तैयारियां भी थीं, और उसमें हमने देखा कि वज़ीर आज़म जो है वो गैर मामूली तौर पर मुतहर्रिक रहे हैं। उन्होंने शायद इतने तवातुर से असम्बली की प्रोसीडिंग जो है उनको कभी इतना अटेंड किया हो जितना अब वो करते रहे। फिर लोगों से वो इंडिविजुअली भी मुलाकात करते रहे, कुछ लोगों के जो गिले शिकवे थे उसको भी उन्होंने ख़त्म किया। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अपोजिशन ने उनके लिए एक थ्रेट ज़रूर खड़ा कर दिया था, और यूँ लग रहा था कि अगर उन्होंने अपने, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अपोजिशन की जानिब से अच्छा होमवर्क नहीं किया गया जिस तरह हुकूमत की जानिब से किया गया। लेकिन ये हुकूमत अगर वो इतना ज़्यादा होमवर्क कर भी लेते तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी अक्सरियत उनके पास थी कि वो इस बजट को मुस्तरद करवा सकते। जबकि सिवाय एक इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो अख्तर मेंगल साहब की पार्टी है, उसके अलावा और कोई उसको कोई बड़ा डेंट नहीं था जिसमें एक आए। लोगों ने नाराज़गी का इजहार ज़रूर किया, अपनी तकरीरों में भी उसका इजहार किया, लेकिन आइन के तहत, आइन का जो आर्टिकल 63 कैपिटल ए है उसके तहत वो सारे के सारे लोग जो हैं वो फिनांस बिल में अपनी पार्टी लाइन के मुताबिक वोट देने के पाबंद है। बस दीगर उनके ऊपर जो है वो नाअहली की तलवार लटक सकती थी, तो वही हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि इतनी अक्सरियत जरूर थी उनके पास। अलबत्ता मैं फिर ये कहूँगा कि अपोजिशन की जानिब से जिस अंदाज में, जिस जारहाना अंदाज में हुकूमत के ऊपर हमले किए गए, उसके बाद ये हुकूमत को इतनी तैयारी करना पड़ी। और वज़ीर आज़म साहब के बारे में जिस समय मैंने बताया है कि वो मुसलसल जितना उन्होंने कौमी असम्बली का सेशन अटेंड किया और जिस अंदाज में लोगों से उन्होंने मुलाकातें की हैं अपने अरकान के साथ भी और अपने इत्तेहादियों के साथ भी, वो मैं समझता हूँ कि उसकी गुज़श्ता 22 माह में उनकी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि अपोजिशन ने बहरहाल ऐसा माहौल पैदा कर दिया था, और बावजूद इसके माहौल पैदा कर दिया था कि इत्तफाक़ राय हो चुका था कि वो कटौती की किसी तहरीक पर वोटिंग नहीं कराएंगे। इसके बावजूद जब ये ऐसा माहौल पैदा हो गया तो फिर हुकूमत को एक्टिव होना पड़ा। और ये तो एक तयशुदा चीज़ है कि हुकूमत के पास इस वक्त अभी इतनी अक्सरियत मौजूद है कि उसको डिफीट नहीं किया जा सकता। और बजट को मुस्तरद करने का मतलब ये होता है कि वो हुकूमत गिर जाती है, हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद होता है। और मैं नहीं समझता कि हुकूमत इस किस्म का कोई आसान खेल अपोजिशन को खेलने दे सकती है, बशर्ते कि उसके पास अक्सरियत मौजूद हो। बिल्कुल खालिद अजीम साहब, हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की अगर हम बात करें तो मुसलसल लफ्ज़ी गोलाबारी तो खूब की जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि अपोजिशन का जो रोल होना चाहिए, जो रोल होता आया है, उस तरह का रोल अपोजिशन का नहीं नज़र आ रहा। अब सिर्फ लफ्ज़ी गोलाबारी देखने में आती है, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। अपोजिशन हमेशा लफ्जी गोलाबारी ही कर सकती है। देखें, अगर उसके पास अक्सरियत हो तो फिर वो अपोजिशन नहीं रहती, वो तो फिर हुकूमत बना ले। तो हुकूमत बनाने के लिए निस्फ से ज़्यादा अरकान की जो ज़रूरत होती है, वो अगर उसके पास आ जाए तो वो अपोजिशन नहीं रह सकती। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो सारे के सारे अरकान भी उनके यहाँ पे मौजूद हों तो भी इस बात की तवक्को नहीं की जा सकती कि उनकी तादाद इतनी हो कि वो क्रॉस कर सकें हुकूमत का फिगर और हुकूमत को डिफीट कर सके। मेरे अपनी राय में अपोजिशन का जो रोल है वो यही होता है कि वो क्रिटिसिज्म करती है, वो उन कमजोरियों को हाईलाइट करती है जो कि बजट के अंदर है,
वो अवाम की ख्वाहिशात की तर्जुमानी करने की जिम्मेदार होती है। उस हवाले से कहा जाए तो वो तमाम नुकात जो हैं वो अपोजिशन के जो मुकर्रीन थे उन्होंने उठाए और उसमें बाज़-औक़ात ईवान के अंदर तलख़ी भी पैदा हुई और ये होती है हमेशा। तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लोगों को इतना हाज़िर-बाश करने में उनकी वो जो तकरीरें हैं, उनकी वो जो गोलाबारी है, लफ्जी गोलाबारी आप उसको कह लें, उसने बड़ा रोल प्ले किया है कि हुकूमत के लोग जो हैं वो इस बात पे मजबूर हो गए कि वो इस मामले में गाफिल न बैठे, वरना आमतौर पे होता ही है कि उनको ये जोम होता है कि हम ये कि हुकूमत को कुछ टेंशन दी गई अपोजिशन की जानिब से और प्रेशर देने में भी वो कामयाब रही, और यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनकी जानिब से मुलाकातें की गई और प्रॉपर तरीके से एक होमवर्क किया गया इस हवाले से, और यही वजह है कि अब जो है कौमी असम्बली ने वफाकी बजट भी मंजूर कर लिया है और कोई दिक्कत ही पेश नहीं आई। बहुत शुक्रिया खालिद अजीम साहब, आप इस हवाले से हमें तज्ज़िया दे रहे थे। हुकूमती MNAs के लिए वज़ीर-ए-आज़म के इशारे की अंदरूनी कहानी समा सामने ले आया। PTI के चंद अरकान काफ लीग पर बरस पड़े। अरकान का कहना था काफ लीग 17 अरब का तरक्याती बजट ले उड़ी, फिर भी नाराज है। हाउसिंग की वजारत का बेशतर हिस्सा काफ लीग को मिल रहा है। पंजाबी हुकूमत के MNA ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ शिकायत की। 17 नाराज MNAs में से 11 को असद कैसर मना कर लाए। बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से। नईम अशरफ भट्ट, बताइएगा इस अंदरूनी कहानी के बारे में। जी इरम, गुज़श्ता शब जो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से MNAs जो हुकूमती हैं उनके एजाज़ में जो इशाइया था, उसके आगाज़ में जब प्राइम मिनिस्टर आए तो उन्होंने सबसे पहले मिलना शुरू किया हर एक MNA के पास जाके। तो उसी दौरान कुछ MPA जो थे ग्रुप की शक्ल में, उन्होंने एक किस्म का हम कह लें कि बिल्कुल घेरा डाल के प्राइम मिनिस्टर के सामने सबसे पहले जो शिकायत रखी वो काफ लीग के खिलाफ थी और कहा कि इतना ज्यादा बजट भी उन्हें तरक्याती मिल रहा है 17 अरब रुपए का, और इससे आधा भी हमें नहीं मिलता, और फिर जब भी यहाँ मौका होता है और काफ लीग नाराज भी हो जाती है। फिर उन्होंने ये भी शिकायत की कि जो हाउसिंग की मिनिस्ट्री है जो कि काफ लीग के पास या तारक रशीद चीमा उसके वजीर हैं, उसका भी बेशतर हिस्सा जो फंड है वो काफ लीग को मिल रहा है। तो फिर इसके बावजूद वो नाराज हैं और हमें उनके मुकाबले में कुछ नहीं मिल रहा। फिर अगला मरहला आया तो जब जनूबी पंजाब के MNAs आए तो उनमें से एक MNA ने खुलकर शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर ख़ारजा उनके खिलाफ शिकायत की प्राइम मिनिस्टर को, और उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने ही सब कुछ उधर करना है तो फिर हम किस लिए हैं, हम भी जीत कर आए हैं, वोट लेकर आए हैं। तीसरे नंबर पे फिर पंजाब हुकूमत पर तो अक्सर जो MNAs थे वो नाला थे, उन्होंने शिकायत की और कहा कि हमारे काम नहीं हो रहे। फिर जब तकरीब का एंड था तो फिर असद कैसर जो स्पीकर हैं वो कुछ MNAs से 11 जो नाराज थे, जिसमें राजा रियाज थे, करामत खोखर, इस तरह के जो थे उनको लेकर आए और फिर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की। फिर नाराज अरकान असेंबली के वज़ीर-ए-आज़म से अलहदा मुलाकात भी कराई गई। बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट, अपडेट कर रहे थे आप। PTI हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान पर इत्तेहादी रहनुमा मोनिस इलाही का रद्द अमल सामने आ गया। ट्विटर पैगाम में लिखा, क्या सिर्फ मुद्दत पूरी करना ज़्यादा ज़रूरी है या आवाम से किए वादे पूरे करना? PTI हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान पर इत्तेहादी रहनुमा मोनिस इलाही का रद्द अमल सामने आया है। उनकी जानिब से ट्वीट की गई है। ये कहा गया है कि क्या सिर्फ मुद्दत पूरी करना ज़्यादा ज़रूरी है या आवाम से किए वादे पूरे करना? इत्तेहादी रहनुमा मोनिस इलाही का वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर रद्द अमल सामने आया है और मोनिस इलाही उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। ये कहा कि PTI हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जांबाज सपूतों ने मुल्की मईशत गिराने का नापाक इरादा लेकर आने वाले वतन दुश्मनों को सर के बल गिरा दिया। मुकाबले में 3 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले 4 दहशतगर्दों को कैसे भयानक अंजाम तक पहुंचाया गया, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 30 से ज्यादा रॉकेट ग्रेनेड्स, दर्जनों दस्ती बम, क्लाशनकोफ और जदीद असले समेत सैकड़ों गोलियों से लैस तरबियत याफ्ता दहशतगर्द बड़ी तैयारी से आए थे। मुल्क की मईशत पर वार करने वालों ने सुबह 10:15 बजे के करीब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मरकजी दरवाजे से घुसने की कोशिश की, मगर जांबाज सपूतों ने रिस्पॉन्स देने में जरा भी देर न लगाई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान की परवान चढ़ती मईशत को गिराने का नापाक इरादा लेकर आने वालों को सर के बल गिरा दिया। एक दहशतगर्द, दूसरा, फिर तीसरा और चौथा, चारों को एक एक करके सर पर गोलियां मारकर ढेर कर दिया।
अपने खाने का भी बंदोबस्त करके आने वाले हमलावरों को नाको चने चबा दिया गया। दहशतगर्दों की इस मजमूम कोशिश की नाकामी पर वतन दुश्मनों के सीने पर सांप लौट गए। वतन के मुहाफिजों ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए दुश्मनों पर वादे कर दिया कि आइंदा कोई भी जुर्रत करने से पहले भयानक अंजाम भी याद रखे। कैमरामैन फरहान यूसुफ और कासिम रईस के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समाह, कराची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में मुलविस दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने वाला पाकिस्तान का हीरो पुलिस एहलकार मोहम्मद रफीक दहशतगर्दों को देखते ही उन पर झपट पड़ा। हमलावर कहां से आए और उनको कैसे हलाक किया, आइए आपको भी बताते हैं। मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। RR हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर से हम आए थे सिक्योरिटी के लिए। जो हमारी ड्यूटी यहाँ पे थी मेन गेट पे। तो जैसे ये आए थे, गाड़ी में आए थे करोला में, जैसे बाहर निकले इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पहले सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट वाला था, उनको शहीद कर दिया था। उसके बाद सिक्योरिटी वाले और एक सिक्योरिटी जख्मी हो गया था। जैसे जख्मी हो गया तो हमारे 2 बंदे थे, 3 बंदे हम थे, 2 जख्मी हो गए थे। एक को गोली लग गई, दूसरे को यहाँ पे गोली लगी सर में। वो जख्मी हो गए थे, वो उसको उधर ही गिरे। फिर मैंने एक को शूट किया, वो मर गया था। फिर उन्होंने बोला भाई एक बंदा और भी जिंदा है जो हमें शूट कर रहा है। ये वादे सुनने में आया था मेरे को, तो मैंने भी फायरिंग बंद कर दी। वो पीछे भाग गए। तो 2 बंदे, उन्होंने बोला भाई 2 बंदे जो आगे फायरिंग करते जाओ और एक बंदा हमें कवर दे। जैसे वो 2 बंदे फायरिंग करता गया, एक बंदा फायरिंग करता, दूसरे ग्रेनेड फेंकता गया यहाँ से आगे। तो दूसरा बंदा जैसे निकला तो मेरे को उसने देख लिया था। मैंने उसको 2 गोलियां मारी, जख्मी हो गया। फिर उसने ग्रेनेड निकाला, एक हाथ में गोली मारी, वो हाथ छूट गया था। वेपन से वेपन नीचे गिर गई। तो उसने ग्रेनेड निकाला, ग्रेनेड की पिन निकालने वाला मैंने उसको सर पे गोली मारी, जब नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिरा 2 बंदे आगे गए, एक को मैंने पीछे से गोली मारी थी, वो थोड़ा जख्मी हो गया। फिर आगे भाई ने जो है कार्रवाई की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले बलूचिस्तान के रिहायशी थे। उम्र 25 से 35 साल के दरमियान थी। दहशतगर्द जिस गाड़ी में आए थे उस पर जाली नंबर प्लेट लगा रखी थी। ये हमला चीनी कॉन्सुलेट पर हमले से काफ़ी मुमासलत रखता है। स्टॉक एक्सचेंज हमले की तहकीकात पर रिपोर्ट कर रहे हैं सऊद बिन मुर्तजा। बिल्कुल वही तरीका है वारदात जो 23 नवंबर 2018 को कराची में दहशतगर्दों ने चीनी कौंसल खाने पर हमले में अपनाया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वालों की तादाद भी 4 ही थी। चीनी कॉन्सुलेट की तरह यहाँ भी दहशतगर्द चमकती कार में आए जो निजी बैंक से लीज पर ली गई थी। मगर दहशतगर्दों ने वारदात के लिए गाड़ी पर नंबर प्लेट जाली लगाई। इंजन नंबर से गाड़ी का रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। जदीद खतूत पर तफ्तीश का अमल मुकम्मल किया जा रहा है। हमला आवरों के स्टॉक एक्सचेंज आने के रास्तों का रूट भी बनाना शुरू कर दिया गया। तफ्तीशकारों ने गाड़ी का फोरेंसिक मुआयना कर लिया। कार और असले से दहशतगर्दों के फिंगरप्रिंट्स भी हासिल कर लिए गए। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों की उम्रें 25 से 35 साल के दरमियान थी। कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला आवरों को पसपा कर दिया। किस तरह वारदात की गई और हमले के वक्त क्या सूरत हाल थी, कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे अशरफ खान ने हमले की जगह से लेकर ट्रेडिंग हाल तक का जायजा लिया है। मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी अशरफ, बताइए। कारोबारी हफ्ते का आज आगाज हुआ था और स्टॉक एक्सचेंज में जो है दहशतगर्दों ने हमला किया था। ये एक एंट्री पॉइंट है पार्किंग के लिए जाने के लिए, आपको दिखाएंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज भी मौजूद हैं और दहशतगर्द आए तो कैमरामैन आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जो फायरिंग हुई है तो उसके निशानात भी नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे जो है गोलियां लगी थी और उसके अलावा और भी गोलियां लगी हैं जो कि दहशतगर्दों ने फायरिंग की थी। कि आपको निशानात ये आपको दिखा रहे हैं कि नॉन स्टॉप यहाँ पे गोलियों की बौछार की गई है दहशतगर्दों की जानिब से। और यहाँ पे जब दहशतगर्द ने एंट्री करने की कोशिश की तो यही वो जगह थी जहाँ पे पीछे दहशतगर्दों को यहाँ पे मारा गया था और जो हेड शॉट मारा है उसके बाद दहशतगर्द जो यहाँ पे पड़े हुए थे और उसके बाद आगे नहीं जा सके। ये दूसरा गेट है जो पार्किंग में अंदर आने के लिए आते हैं। जो गेस्ट होते हैं वो सब यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में अंदर आने के लिए करते हैं, लेकिन दहशतगर्द जो आए उनको वहाँ पे हिट किया। उसके बाद जो फायरिंग हो रही थी तो यहाँ पे कैमरामैन राशिद इशरत आपको दिखाएंगे। यहाँ पे भी डैमेज हुआ है। यहाँ पे फायरिंग के बाद कुछ लोग जो जख्मी हुए थे, जो स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे, यहाँ पे वो शीशे आपको टूटे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भी फायरिंग हुई थी। इसके बाद तीसरा गेट भी था, वो भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे इसके बाद एंट्री के बाद उनको आना था। और ये इसके बाद तीसरी एंट्री है स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में अंदर जाने के लिए। मेन जो बिल्डिंग है उसकी यहाँ पे सब कुछ सिक्योरिटी रखी गई थी। उसके बाद वो यहाँ तक एंटर नहीं हुए।
जी यहाँ पे मेन बिल्डिंग जो ट्रेडिंग हॉल के लिए जाते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मेन बिल्डिंग है। यहाँ पे अंदर क्या एक्टिविटी होती है देखते हैं। 3 चेक पॉइंट क्रॉस करने के बाद हम ट्रेडिंग हॉल में आ गए हैं और ये ट्रेडिंग हॉल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, जहाँ पे जो ट्रेडर्स यहाँ पे बैठ के अपने ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं। कैमरामैन आपको दिखाएंगे इस वक्त जो दहशतगर्दों ने मुल्क की मईशत पे हमला करने की कोशिश की थी, जो कि नाकाम हुई। उसके बाद सरमायाकार सरगर्म नजर आ रहे हैं। इस वक्त 100 इंडेक्स में 236 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है और 100 इंडेक्स 34,175 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। 88 कंपनियों में तेजी देखी जा रही है। यहाँ पे जो सरमायाकार है उनका ये कहना है कि दहशतगर्दों ने जो कार्रवाई की थी वो नाकाम हुई है और उसके बाद तमाम सिरा ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे जाता है जिन्होंने उसको रोका है, बर वक्त कार्रवाई हुई है और कुछ लोग शहीद भी हुए, उनको खराज तहसीन पेश किया और कहा है कि हमारी जो मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस है हर मुमकिन हर हमले को रोकने के लिए हर वक्त तैयार है। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।